वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। अब आज करने वाले हैं बेटा यूनिट 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। सब्जेक्ट आपका चल रहा है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का सेमेस्टर 5 में जो है जीई हिंदी जी लिया है जिन्होंने। सिलेबस देख लीजिए आप एक बार। पार्ट 1 में ये दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं। अब बस ये बचा हुआ है, प्रक्रिया क्या है इसके, प्रकार कितने, ये रह रहा है, ये करेंगे। ये मेरी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये वाली पूरी पीपीटी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अनुवाद के प्रकार करेंगे। चलो बेटा, इसको कराने से पहले एक बार पुराना रिवाइज करवा देती हूँ जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अनुवाद, इसके बारे में कि अनुवाद है क्या। अनुवाद क्या है बेटा? ट्रांसलेशन, कि एक भाषा से लिए हुए पूरे उसको सोर्स को, पूरा जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, पाठ पुटन जिसे कहा जाता है, मतलब पूरा सामग्री जो है आपकी स्रोत भाषा से जो आपको मिली है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको दूसरी लैंग्वेज में जो आपकी लक्ष्य भाषा जिसमें आप चाह रहे हो उसको ट्रांसलेट करना, उसे क्या कहा जाता है? अनुवाद। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा विश्व है, अलग अलग भाषाएं हैं। एक दूसरे की बात समझने के लिए हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत है कि कोई एक ऐसा बंदा है जिसको दोनों भाषाएं आती हो, वो उस बात को जो हम नहीं समझ पा रहे उसको वो हमारे लिए ट्रांसलेट करके दे दे। इसको क्या कहा जाता है? अनुवाद। ठीक है, कि अनुवाद ये हो गया, परिभाषा समझा दी मैंने। बाकी इसकी क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्या है, ये सब सारा चीज़ें पार्ट 1 में डीप में कराई गई है। ठीक है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। पहले आप उसको देखो, फिर इसको देखो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें? अनुवाद के प्रकार, कि अनुवाद समझ लो इसके प्रकार के, कितने प्रकार के ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है। सबसे पहले करेंगे शब्दानुवाद। इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है, शब्द आ रहा है ना इसमें, शब्द कि शब्दों का अनुवाद, जिसमें क्या कर रहे हो तुम? एज इट इज, वर्ड टू वर्ड अनुवाद कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, जब हम वर्ड टू वर्ड अनुवाद करते हैं ना, तो ना अर्थ का ना अनर्थ हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। अगर तुम उसे ट्रांसलेट करो एज इट इज, तो उसका ना मतलब खराब हो जाता है ना। जैसे इंग्लिश का वर्ड ले लो, सेट। अब एक सेट तो होता है जो गले में पहनने वाला सेट हो गया, वो सेट। एक सेट होता है कि बैठ जाओ, वो वाला सेट। एक होता है किसी चीज़ को सेट करना। अब ये कि एक ही शब्द के 3 मतलब निकल रहे हैं, तो उसमें से किस सेट की बात चल रही है ये डिपेंड करता है। तो अगर तुम एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड करोगे ना, तो उसका जो लास्ट में सेंटेंस निकल के आएगा ना, जो तुम्हारी लक्ष्य भाषा का अंत निकल के आएगा, वो खराब होने के चांस होते हैं वर्ड टू वर्ड में। इसलिए इसमें क्या है, शब्दानुवाद में मूल भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाता है। ज्यों त्यों क्या होता है बेटा? एज इट इज, जैसा वो है वैसा ही उसको अनुवाद कर दिया। मूल भाषा की शब्द योजना और वाक्य विन्यास का यथार्थवत अनुवाद की भाषा में रखा जाता है। एज इट इज वर्ड टू वर्ड कर दिया, कुछ उसको ये नहीं देखा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसकी भावना क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसको कुछ नहीं देखा। जो शब्द है उसको एज इट इज हिंदी में करते चले गए तुम ट्रांसलेट। यह शब्द उसका अनुवाद होता है, अथवा वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्रम के अनुसार ही अनुवाद के क्रम में रखा जाता है। मान लो हिंदी का एक सेंटेंस है, उसमें 4 वर्ड है ऐसे, ठीक है, तो तुम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हो, तो तुम क्या करोगे? इंग्लिश में भी एज इट इज उसको ऐसे ही रखोगे। इस वाले वर्ड की हिंदी निकाल के यहाँ रखी, ठीक है, फिर इसको यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ रखा, वर्ड के हिसाब से नंबर वारी से जैसे उसमें वर्ड लिखे हैं उसको इंग्लिश में एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया। तुमने ये नहीं देखा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, बस शब्दों को ट्रांसलेट किया जाएगा इसमें। इससे कई बार वाक्य सही अर्थ ध्वनि नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इससे क्या हो जाता है, बहुत बार उस वाक्य का ना, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, कुछ का कुछ निकल जाता है, और कई बार तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो मैं बात बोल रही हूँ ना, कि बिल्कुल उसका कुछ ही बन जाता है एज इट इज, अगर तुम करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शब्दों के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, है ना। जैसे सेट वाला मैंने बताया, ब्रोक वाला मान लो, अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है कि यार आई एम ब्रोक, अब उसका हिंदी में अगर तुम निकालोगे तो उसका क्या निकलेगा? आई का मैं, ठीक है, आई एम मैं। ब्रोक का क्या होता है? टूटना। तो मीनिंग क्या निकला? मैं टूट गया हूँ। मैं थोड़ी ना टूट गया हूँ। उसका मीनिंग सोचो कि वो जो आई एम ब्रोक का मीनिंग क्या निकल रहा है, और उसकी भावना क्या है कि मैं मानसिक या शारीरिक रूप से दुखी हूँ। शारीरिक तो नहीं, बिल्कुल मानसिक रूप से मैं दुखी हूँ, उसका मीनिंग यही निकलता है कि आई एम ब्रोक। उसका मीनिंग ये होता है, जो स्लैंग लैंग्वेज में चलता है। लेकिन अगर उसका ट्रांसलेशन तुम एज इट इज कर रहे हो, शब्दों के अनुसार कर रहे हो, जो उसमें लिखा है वो ही कर रहे हो, तो ब्रोक का तो
अगर आप तुम अनुवाद करो तो ब्रोक का तो टूटना होता है, तो उसमें ये हो जाएगा मैं टूट गया हूँ। कुछ का कुछ ही निकल गया। कहना वो क्या चाह रहा है कि मैं परेशान हूँ। मीनिंग उस सेंटेंस का क्या है कि मैं परेशान हूँ। हिंदी में क्या निकल गया है, मैं टूट गया हूँ, शरीरी रूप से टूट गया हूँ। तो ये कि इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, बहुत सारे शब्दों में उसमें फ़र्क आ जाता है। इसलिए ये कि इस वाले तरीके से ना शब्दानुवाद जो है ये, इसमें बहुत सारी मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि तुम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लेते हुए चल रहे हो कि जो वर्ड जहाँ लिखा है उसको वैसे ही रखो। क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में क्या होता है, सेंटेंस आगे पीछे चलते हैं, होते हैं, है ना। नेक्स्ट करेंगे भावानुवाद। ये वाला अच्छा है, ठीक है। इसमें एक अच्छे प्रॉपर तरीके से होता है। इसमें ये क्या होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं देख रहे तुम, उसमें तुम उसकी भावना देखोगे कि मतलब मीनिंग के साथ करोगे, ट्रांसलेट विद सेम मीनिंग। पहले तुम उसको समझोगे कि इसका मतलब क्या है, तुम्हें उसकी पूरी नॉलेज होगी कि ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कह क्या रहा है। फिर उसके हिसाब से तुम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे। दूसरी लैंग्वेज का भी तुम्हें प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, तभी तुम उसको एज इट इज विद मीनिंग तुम उसको आगे करोगे, है ना। इसका पढ़ लेते हैं एक बार। शब्द अनुवाद की तुलना में भावानुवाद पाठकों को अधिक समझ आता है। इसकी तुलना में ये वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मीनिंग रखा जाएगा, भावना रखी ना जाएगी कि कहना क्या चाह रहा है वो सेंटेंस, ठीक है। इसमें शब्दों के क्रमानुसार अनुवाद का ध्यान ना रखते हुए उसकी वाक्य और वाक्यों के भावगत पर नजर रखी जाती है। इसमें क्या है, लाइन से नहीं रखा जा रहा कि ये सेंटेंस ये वाला वर्ड इसके नीचे, ये वाला वर्ड इसके नीचे, ऐसे नहीं। इसमें क्रमानुसार नहीं देखा जाएगा, सीरियल नंबर नहीं देखा जाएगा वर्ड्स का। इसमें ये देखा जाएगा कि ये पूरा सेंटेंस जो है ये मिलके क्या बन रहा है, इसकी भावना क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। उसके हिसाब से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो या संस्कृत में कर रहे हो, जिस भी भाषा में कर रहे हो उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा, उसे अरेंज किया जाएगा। शब्दों को आगे पीछे इसमें कर दिया जाता है सेंटेंस की सेम भावना सेम मीनिंग लाने के लिए, ठीक है। और ये ज़्यादा बेटर होता है इससे, क्योंकि इसमें तो फिर कुछ का कुछ ही निकलता है, बहुत कम चांस होते हैं कि ठीक निकले ये शब्द अनुवाद वाला। और अनुवाद का लक्ष्य मूलभूत को उजागर करना है। इसका क्या लक्ष्य है कि जो उसकी मूल भावना है ना उसको उजागर करना, कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, असली इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लेकिन अनुवादक इस कार्य में अपने विचारों को सम्मिलित नहीं कर सकता। अब ये कि तुम सेंटेंस तो बना रहे हो जो तुम्हारा है, उसको तुम करेक्ट करने के लिए, विद मीनिंग लाने के लिए, सेम मीनिंग के लिए तुम उसे कर रहे हो आगे पीछे। लेकिन ये नहीं है कि जो बंदा कर रहा है, जो ट्रांसलेटर है, जो अनुवादक है, वो अपने विचार बीच में ऐड कर दे कि उसे क्या लग रहा है। ऐसा नहीं कर सकते, अपना कुछ ऐड नहीं करना। बस जो उसकी मीनिंग है उसको ठीक बनाने के लिए, एज इट इज उसको ठीक करने के लिए आगे पीछे कर सकते हो। अपने विचार तुम उसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। क्या लिखा, विचारों को सम्मिश्रण नहीं कर सकता। जो बंदा ये एडिटिंग वाला करेगा काम, अनुवाद ट्रांसलेटर का जो ये काम कर रहा है, वो अपने विचार ऐड नहीं करेगा, केवल वह भावानुवाद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, पर्याय या रूपांतरण अनुवाद। इसको छाया अनुवाद भी कहते हैं, ठीक है। मान लो आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स में अगर इनमें से कोई भी आए तो आप इसमें पूरा बड़ा सा 1 पेज तक का नोट लिख देना, ठीक है। अगर ये लिखा है या ये लिखा है या ये लिखा है, मीनिंग यही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ना जो ये ट्रांसलेटर होगा, जो अनुवाद करता बैठा, वो ना हल्का फुल्का चेंज कर सकता है, ठीक है। पहले क्या था, कोई चेंज नहीं करा। दूसरे वाले में क्या है, हल्का फुल्का चेंज किया गया, पर अपनी चीज़ें ऐड नहीं की। इस वाले में क्या है, तुम अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। इसका नाम क्या है, छाया अनुवाद। इसमें अनुवादक की पूरी मनमानी चलती है। इसमें क्या है, मनमानी चल रही है अनुवादक की, वो चेंज हल्के फुल्के भी अपनी मर्जी से मीनिंग को ठीक करने के लिए, सेम बनाने के लिए चेंज कर रहा है, वो शब्दों को बदल रहा है, कुछ भी कर सकता है वो इसमें, ठीक है। इसमें मनमानी चल रही है। वह यथेष्ट परिवर्तन करता है। वो क्या कर रहा है, परिवर्तन करेगा, अपनी बातों अपने विचारों का समावेश करता है, अपनी जो उसकी खुद की थिंकिंग है, जो उसकी खुद की सोच है, उसको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है पढ़ते हुए, वो उसको चेंज कर देगा। लेकिन क्या है, मूल पाठ के उद्देश्य अथवा विचारों को भटकना नहीं है। लेकिन क्या मतलब, ये नहीं कि तुम पूरा ही चेंज कर दो। जो तुम पढ़ रहे हो ना उसमें हल्का फुल्का चेंज किया जा सकता है। तुम्हारी मनमानी, तुम शब्द भी चेंज कर दो, तुम पूरा का पूरा सेंटेंस भी चेंज कर दो। बस ये कि जो उस पाठ की पूरी मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कि तुमने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, क्या है वो कुछ रहा था, बना तुमने उसको कुछ दिया, ऐसे नहीं करना। अगर रामायण है तो वो रामायण नहीं रहेगी। तुम अपनी मर्जी से रामायण को चेंज करके महाभारत नहीं कर दोगे, ठीक है। बस इसमें ये है, बल्कि उसमें नई ऊर्जा और चेतना बढ़ती था। बस बस ये कि मतलब थोड़ा सा, मतलब मान लो तुम मिर्ची मसाला डाल दिया एंटरटेनमेंट वाला, ऐसा कुछ
थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया, हल्के फुल्के ऐसी चीज़ें डाल दी जो सुनने में अच्छी लगे, पढ़ने में अच्छी लगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। अब लास्ट आएगा सारानुवाद, ये लास्ट है। सारानुवाद क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा कोई कोई वो है, जो तुम्हारी पहली स्रोत भाषा है ना, उसमें मान लो किसी की रचना पढ़ रहे हो तुम, कोई साहित्य पढ़ रहे हो, वो बहुत बड़ा है, 50-60 पेज का है, उसको ना तुम्हें कम से कम करते हुए शॉर्ट नोट्स में लाना है। और उसको तुम्हें जैसे 60 पेज का है ना, तो तुम्हें उसको 6 पेज में लाना है, इतना कम करना है। उसको क्या कहा जाता है, समरी करते हैं ना पेपर में, कि पूरा जो तुम्हारा हो गया उसको एक लास्ट में निष्कर्ष बताते हो, उसकी समरी बताते हो तुम। समरी पढ़ के क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि पिछले जो ये 50-60 पेज लिखे इसमें है क्या। ठीक है। सारानुवाद क्या होता है, लास्ट में जो सार निकल के आए। ठीक है बेटा, मतलब क्या है, समरी टाइप से चल रहेगा ये। अब इसमें क्या है, सारानुवाद का अर्थ है कि किसी विस्तृत विचार व सामग्री का संक्षेप में अनुवाद प्रस्तुत करना। विस्तृत क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा एरिया होता है ना, व्यापक, बहुत बड़ा है, पूरा ग्रंथ है कोई, उसको संक्षेप में, कम से कम में, शॉर्ट नोट में लेके आ जाना। ठीक है, उसको पढ़ के पूरा समझ के, ये नहीं तुम उसका मीनिंग चेंज कर दो, नहीं, पूरा समझने के बाद लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल रहा है, समरी जो होगी एंड, वो निकाल के लाना। ठीक है। लंबी रचनाएं, कोई बहुत सारी लंबी लंबी रचनाएं होती है, वो राजनीतिक भाषण, मान लो 2-2 3-3 घंटे के भाषण है, अब तुम्हें उसे एक्सप्लेन करना है, तो तुम पूरे 3 घंटे तो लोगे नहीं। उस 3 घंटे के भाषण को कैसे तुम्हें 3 मिनट में लाना है, इसको कहा जा रहा है सारानुवाद। ठीक है। प्रतिदैनिक आदि प्रतिवेदनाओं आदि व्यवहारिक कार्यों के अनुवाद के लिए सारानुवाद काफ़ी उपयोगी होता है। अब ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मान लो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, वहाँ बहसें चल रही है, पूरा जो भी बोलते हैं वो टाइप होता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है। अब वो कि वो तो 6-6 घंटे की बहस है, उसमें तो बहुत टाइम लगता है, तुम पूरा टाइम लगा के तो नहीं सुनोगे ना उसको। उसमें टोटल कंक्लूजन क्या निकल के आया, अंत में क्या हुआ, वो बताया जाएगा, उसको शॉर्ट किया जाएगा, मेन मेन बातें रखेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा जो होंगी नॉर्मल उसे हटा देंगे, ऐसे। इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के कथनों को सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य भाषा में उसका रूपांतरण किया जाता है। मतलब ये कि जो उसके वर्ड्स हैं उसको तुम रखोगे, उसको तुम चेंज नहीं कर रहे, उसको सुरक्षित करते हुए जो लक्ष्य भाषा जिसमें भी तुम ट्रांसलेट कर रहे हो उसमें उसको चेंज कर दोगे, अनुवाद कर दोगे। ठीक है। सार अनुवाद का उपयोग मुख्यतः दुभाषीय समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के संवाददाताओं अथवा संसद के विधान मंडलों और रिकॉर्डरता में होता है। वही वाली बात बोल रहे बेटा, कि संसद वगैरह में जो पूरा टॉपिक चलता है, जो उनकी बहस चलती है, उसका कंक्लूजन क्या निकला। समाचार पत्रों का पूरा होता है ना, हेडलाइंस आती है कि पूरे दिन में क्या हुआ, उसकी सिर्फ एक हेडलाइन में बता देंगे आपको, पूरा जानने की जरूरत नहीं है, छोटे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाएगा, एक लाइन में खत्म करेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट आएगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कोश ग्रंथ। कोश ग्रंथ क्या है बेटा, कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी को हिंदी में कोश ग्रंथ कहा जाता है। कोश ग्रंथ का मीनिंग क्या है, अब इस ये क्यों पढ़ रहे हैं, कि आपको अगर अनुवाद करना है तो उसके उपकरण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोश ग्रंथ आएगा। ठीक है। अनुवादक के पास एक अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए तो ये डिक्शनरी होनी चाहिए, जिसमें जो वो लैंग्वेज खुद ट्रांसलेट कर रहा है ना, हिंदी टू इंग्लिश कर रहा है, तो सारी हिंदी की पूरी बातें हों उसमें, A to Z वर्ड हो, प्लस इंग्लिश हो। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश वाली हो पूरी, सब कुछ हो जिसमें, ताकि वो गलत ना हो जाए उसकी। ठीक है। और भी चीज़ होती है वो सब करेंगे। इसमें क्या है, 2023 के में शीर्ष 5 मशीनें अनुवाद उपकरण में, अगर तुम कोई चीज़ ट्रांसलेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले गूगल वगैरह लोगे, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, डीपल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ये मशीनी रूप से जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं उनका बता रहे हैं कि आपको बस वर्ड लिखना है, वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, उसके पर्यायवाची सिनोनिम सब बता देगा वो, जिसमें से प्रत्येक का अद्वितीय विशेषता और क्षमता है। अब ये सब हो गया। अब डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे, का हिंदी में अर्थ है शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोश, कोश ग्रंथ भी हो सकता है, शब्दकोश भी हो सकता है। एक बड़ी सूची, यह ऐसी ग्रंथ जिसमें शब्दों का वर्णिति, ठीक है, उसकी प्रयुक्ति, उसकी व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और प्रदर्शन आदि का सन्निवेश हो, मतलब उसमें उसका मीनिंग हो, उसके पर्यायवाची भी हो, उसका क्या अर्थ है, वो सब उसमें होता है। ठीक है, डिक्शनरी में पूरा होता है सब कुछ। शब्दकोश एक भाषीय हो सकता है या द्विभाषीय हो सकता है या बहुभाषीय हो सकता है। जो ये डिक्शनरीज होती है ना, हिंदी टू इंग्लिश हो सकती है, हिंदी टू इंग्लिश टू उर्दू, है ना, कोई भी लैंग्वेज ले लो, जापानीज ले लो, अरबिक ले लो, बहुत सारी बहुभाषी में हो सकता है कि तुमने एक वर्ड लिखा हिंदी का, उसका इंग्लिश में क्या मतलब है, फ्रेंच में क्या मतलब है, जापानीज में क्या मतलब है, ऐसे हो सकता है। ये बस बता रहे हैं बेसिक,
अभी बता रहे हैं कि अनुवाद के जो तंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके जो बौद्धिक वाला है ना, इसका सबसे वो है कि बौद्धिक, मशीनीकृत और भौतिक। अब इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, सबसे पहले क्या है, भाषा का ज्ञान हो। अगर वो बंदा अनुवाद करता है, वो ट्रांसलेटर है, उसके पास सबसे पहले तो डिक्शनरी होनी चाहिए, जो हमने पीछे करा। उसके पास क्या, उसका भाषा का ज्ञान हो। मान लो अगर वो हिंदी टू इंग्लिश कर रहा है, तो उसको पहले तो पूरी हिंदी आनी चाहिए डीप में, शुरू से अंत तक की जो पूरी हिंदी है ना, शुद्ध हिंदी ले लो, तत्सम तद्भव वाली ले लो, सब कुछ उसको हिंदी के बारे में डीप नॉलेज हो, ठीक है। विशेष गुण और प्रतिभा हो उसके पास, एक्स्ट्रा गुण हो, ठीक है। विषय का ज्ञान हो, जो भी, जैसे मान लो तुम रचनाओं की कर रहे हो ट्रांसलेशन, या फिर ग्रंथों की कर रहे हो, वेद, जो आपके वेद वगैरह उनकी कर रहे हो, धार्मिक ग्रंथों की, तो उस विषय का पूरा ज्ञान हो आपके पास। ये नहीं कि कोई नॉर्मल बंदा आके ऐसे ही उसका वो कर रहा है। जब तुम्हें ग्रंथों के बारे में कुछ पता नहीं तो तुम कैसे करोगे। जिस बंदे ने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, वो ही कर सकता है उसका ट्रांसलेशन। अनुभव हो, जिसने ऑलरेडी काम किया हो, ट्रांसलेशन का काम किया हो, उसके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है। सहकर्मी एवं समक्ष समूह, भाई ग्रुप भी होना चाहिए, टीम भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई आसान काम नहीं है ये। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, बहुत बड़े बड़े वो होती है टीकाएं वगैरह, उनको ट्रांसलेट करने के लिए पूरी एक टीम चलेगी तुम्हारी। द्विभाषी एवं विशेष विज्ञ विशेषता, द्विभाषी मतलब उसको दोनों भाषा आती हो, ये ना हो कि जो तुम कर रहे हो तुम्हारी स्रोत भाषा का ज्ञान है, लक्ष्य भाषा का है ही नहीं, तब भी कुछ का कुछ हो जाएगा। स्रोत भाषा प्लस लक्ष्य भाषा, जो तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसमें तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी सेकंड लैंग्वेज है, दोनों की पूरी डीप नॉलेज हो, ठीक है। कई भाषाएं जानने वाला हो लोग। अब ये कि जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं वो कर सकता है ना। नेक्स्ट क्या है, मशीनीकृत। ये जो भी हमने करा कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटरी शब्द को, कंप्यूटर के पास तो सब कुछ है, डाटा लिंक, टाइपराइटर हो गए, मशीन्स हो गई, कॉपी मशीन्स हो गई, डिजिटल में जितनी चीज़ें होती है ना वो सब कुछ आ रहा है इसमें, ठीक है। टेलीफोन संचार व्यवस्था, ये सब भी जरूरी है, ठीक है। भौतिक में क्या है, शब्दकोश। भौतिक क्या होती है, हार्ड कोई चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में, शब्दकोश डिक्शनरी हो गई, समांतर कोश हो गया, व्याकरण की किताबें, कि मतलब ग्रामर क्या कह रही है वो, संदर्भ पुस्तकें जो तुम कर रहे हो, जैसे मान लो तुम कालिदास की कोई वो है रचना वगैरह उसका कर रहे हो, तो तुम्हारे पास उस कालिदास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो, उससे रिलेटेड उसके पुराने विचार वगैरह, उसकी और बुक्स हों, उनकी जीवनी तुम्हें पता हो, तभी तुम कर पाओगे। उसको पूरी संदर्भ, उससे रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, तब तुम उसे कर सकते हो, ठीक है। विश्वकोश, ग्रंथ सूची बाय बिब्लियोग्राफी, मतलब उससे रिलेटेड A to Z चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए, जिस चीज़ को तुम, जो भी टॉपिक तुम उठा के करोगे ना ट्रांसलेट, उसका पूरा पोस्टमार्टम करना है तुम्हें, सब कुछ तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए, यही बोल रहे हैं। तो इसमें ये 3 चीज़ें ऐड हो रही हैं, लिख लीजिए बेटा। अब नेक्स्ट करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, इसको ज़रूर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पेपर में इसके आने के पूरे पूरे चांस है। क्योंकि देखो ये डिक्शनरी वगैरह वाले ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, ये पूछेंगे प्रक्रिया, क्योंकि अनुवाद पूछ लेंगे सबसे पहले तो आपसे कि अनुवाद क्या होता है ये बता दो, अनुवाद का महत्व क्या था ये बता दो। अब पूछेंगे अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, कि ये अनुवाद करते कैसे हैं, ट्रांसलेशन करते कैसे हैं, ठीक है। अभी ये पढ़ लेते हैं, आगे डायग्राम से पूरा डीप में समझाऊंगी। क्या कह रहे हैं, संदेश का अंतराल किए जाने के प्रयास से लेकर अंतरिक किए जाने तक की क्रिया, व्यापक जिसमें विधि में अथवा प्रविधि के संपन्न होती है, वह अनुवाद की प्रक्रिया है। ये तो उसकी डेफिनेशन बता रहे, एक तरीके से 7 चरण बताए गए हैं। पहला क्या, समन्वय, विश्लेषण, बोध, परिभाषित, अभिकृत, पुनर्गठित, परीक्षणन, प्रयोजन। इसको बहुत डीप लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा वो है, इस पर इतना फोकस मत करो, अभी समझाती हूँ। इसमें देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है, अनुवाद कैसे कर रहे हैं, स्रोत भाषा उठाई, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, समन्वय, उसको डीप स्टडी करी, उसको देखा, उसको पढ़ा बेसिक उसका, ठीक है, मूल पार्ट जो आपकी पहली जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज जो है, उसके बाद उसका विश्लेषण करा, ठीक है। विश्लेषण के बाद उसको समझा, फिर दोबारा परिभाषित किया गया, फिर उसके बाद लक्ष्य भाषा में उसको कर दिया गया। तो उसको क्या कह रहे हैं, स्रोत भाषा, पुनर्गठन, पुनरीक्षण। चलो बेटा एक बार ये वाली स्लाइड देख लेते हैं, फिर समझाते हैं डायग्राम से। ये क्या बोल रहे हैं, जो प्रक्रिया है इसमें क्या कह रहा है, अनुवाद की प्रक्रिया की चर्चा करते हुए 3 मुख्य क्रियाओं पर विस्तृत चर्चा करनी जानी चाहिए। सबसे पहले विश्लेषण, जो तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज है, तुम्हारी स्रोत भाषा, उसको तुम अच्छे से पढ़ो। अंतराल तथा पुनर्गठन, उसका फिर विश्लेषण करने के बाद पहली लैंग्वेज के बाद उसको
ध्यान से देखो, फिर उसका पुनर्गठन करो। ये इसमें 3 आ रहे हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखो ऐसे हैं ये। सबसे पहले क्या, स्रोत भाषा दे लोगे, तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसको पढ़ोगे, उसका विश्लेषण करोगे, फिर अंतरण करोगे, उसको क्या करोगे, लिखोगे, उसको पूरा वो करोगे कि इसको कैसे किया जाए। फिर हो जाएगा उसका पुनर्गठन। पढ़ लिया तुमने, उसको समझ लिया, उसको देखा पूरा, उसको एक ड्राफ्ट तैयार किया उसका, ठीक है ना। डायरेक्ट तुम उसको वो तो नहीं करोगे, पहले ड्राफ्ट तैयार करो, उसको चेक करोगे कोई गलती तो नहीं, उसको ठीक करने के बाद फिर करोगे पुनर्गठन, किसमें, लक्ष्य भाषा के अंदर। तो ये ऐसे करके घूम के 3 स्टेप जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये रहा, इसको करते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत स्रोत भाषा की शब्दावली, जो स्रोत भाषा उसकी जो शब्द, जो उसके वर्ड्स हैं, उसकी रचना तथा अभिव्यक्तियों को लक्ष्य भाषा की शब्दावली, जो लक्ष्य भाषा है उसके वर्ड्स से उसकी संरचना तथा अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिपादित कर दिया जाता है। क्या कर रहे हैं, पहली लैंग्वेज जो है आपकी स्रोत भाषा, उसको पढ़ के, उसके वर्ड्स को देख के, उसका पूरा विश्लेषण करके, उसका ड्राफ्ट तैयार करके, उसको जो तुम्हारी लक्ष्य भाषा है, जो तुम्हारी बाद में सेकंड लैंग्वेज आएगी, उसमें प्रतिस्थापन कर देना। क्या कह रहे हैं, अनुवाद की प्रक्रिया है ये, ठीक है। बस 3 स्टेप है, सिर्फ कुछ नहीं है इसमें। इस प्रकार स्रोत भाषा के संदर्भ को लक्ष्य भाषा के में संप्रेषण किया जाता है। इसको क्या करें, अनुवाद की प्रक्रिया। अब ये क्या है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का चिंतन। भारतीय विद्वान और प्रमुख भाषियों ने अनुवाद की प्रक्रिया के 5 चरण बताए। इन्होंने क्या बोले, 5 चरण बताए हैं। 5 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस ये 3 है। ये वाला समायोजन, उसका ड्राफ्ट तैयार करना, फिर लास्ट में जो है उसको पुनर्गठन कर देना। 3 पार्ट आ रहे हैं। स्रोत भाषा लो, उसको पूरा विश्लेषण करो, उसको देखो, उसका ड्राफ्ट तैयार करो। थर्ड, फिर लक्ष्य भाषा में उसको ट्रांसलेट कर दो। पार्ट पठन क्या होता है, पूरा डीप स्टडी, पार्ट का विश्लेषण, उसको देखना, उसको पढ़ लिया, उसके बाद उसको देखो। भाषांतरण, उसके वर्ड्स को चेंज करो। समायोजन, उसको सबको एक साथ बिठाओ। समायोजन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन लाना। ये ना कि उसका मीनिंग कुछ गलत ही निकल रहा है, कोऑर्डिनेट करो उसको, मूल से तुलना करो उसकी कि क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। वो ये देखो पूरे सारे चरण ऐसे बताए हुए इन्होंने अनुवाद के। स्रोत भाषा, मूल पाठ का समायन, कि उसका फिर विश्लेषण किया, फिर बोध, उसको समझा, उसको परिभाषित किया, उसको लिखा दोबारा, फिर आगे लक्ष्य भाषा, ठीक है। जिसमें क्या है, पुनर्गठन, पुनरीक्षण, पर्यालोचन। इतना बड़ा अगर आपको नहीं हो रहा बेटा तो इसको मत करो, इतना ये डीप में मत जाओ, बस इसको ये याद रखो। पहला स्टेप स्रोत भाषा, उसका विश्लेषण किया, फिर अंतरण किया, उसका ड्राफ्ट तैयार किया, फिर कर दिया उसको पुनर्गठन, फिर लक्ष्य भाषा में ये ट्रांसलेट हो गया, यहाँ से यहाँ आया ऐसे घूम के। चलिए बेटा, पार्ट 2 में पूरी यूनिट 1 कवर हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ अभी भी ना समझ आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी आपके मैंने 2 सब्जेक्ट और करा रखे हैं 5th सेमेस्टर वालों के, योर लॉ योर राइट, सेक में जिनका है, लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपका एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी जो है वो भी करा रखा है, ठीक है बेटा। बाकी अभी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।